वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कार्यक्रमों को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहित्यकार हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव मिश्रा, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। वंदे मातरम गीत जिसके 150 साल पूरे हो गए हैं, जब इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था उस समय इसकी भाषा और साहित्य सौंदर्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उस समय पर इसकी क्या खास बात थी? देखिए, वंदे मातरम को उसकी लोकप्रियता से समझ लेना चाहिए। आजादी के आंदोलन के उस दौर में जब एक तरफ भगत सिंह थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उस दौर में वंदे मातरम सर्व स्वीकार्य नारा बन गया था। मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भी वंदे मातरम का नारा लगाते थे। और इसको लेके, और निश्चित रूप से इसमें कुछ तो खास बात थी ना, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता था। किन परिस्थितियों में उसका कुछ हिस्सा कटा, जिसको लेके आज प्रधानमंत्री ने कहा, जो बातें हुई। लेकिन आपने जो मूल बात कही है वो बड़ी जबरदस्त बात है कि इसकी स्वीकार्यता की बात। तो वंदे मातरम सर्व स्वीकार्य गीत था, जो कहा जा सकता है कि संस्कृत में था। और संस्कृत लोक भाषा उस लेवल पर तो नहीं रही ना कभी कि जो हर किसी को बहुत ढंग से समझ में आती हो। इसके बावजूद लोग जान रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, और एक ऊर्जा पैदा करने वाला नारा था। उस गीत के अंदर से एक नारा निकल रहा है जिस तरह से, वो बड़ी जबरदस्त चीज थी। तो इसलिए वंदे मातरम की लोकप्रियता और उसकी स्वीकार्यता पर तो सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उस समय इसका एक अलग ही महत्व था और कहीं ना कहीं इस गीत ने देश को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जगह जगह पर आज तमाम कार्यक्रमों के आयोजन हुए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंदुकांत जी, 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम गीत के, इस पर आप क्या कहेंगे और आज के समय पर इस गीत को किस तरीके से देखते हैं, इसकी महत्वता को किस तरीके से देखते हैं? जी नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पर, राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा रखी। अदरवाइज देश में और समाज में बहुत सारे लोग, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्र के लिए समर्पित विभूतियां थीं, उनके इस योगदान को तो विस्मृत कर चुके हैं बहुत सारे लोग। तो इस चर्चा को कराने के लिए सबसे पहले माधुरी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा डॉक्टर संजीव जी ने कहा, देखिए वंदे मातरम लोगों के दिल में बसता। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान बनाना चाहता था, इसीलिए इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। लेकिन आप देखें कि जो भावनाएं, जो सोच, जो लोगों की फीलिंग, जो देश के प्रति फीलिंग, माधुरी जी देखिए हमारे देश में देश को, धरती को अपनी माता मानते हैं। तो उसके माँ के रूप में देश की विभूति को समझना, देश के अस्तित्व को मानना, उसकी पूजा करना, वो इस गीत में निहित था। और जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में प्रभात फेरियां निकलती थी। इवन अभी अयोध्या आंदोलन जब मंदिर का हो रहा था तो प्रभात फेरियां निकलती थी, और इन प्रभात फेरियों में इस गीत का बहुत उपयोग होता था, लगातार उपयोग होता था। और आप इसका देखिए ना, वंदे मातरम, आप ये देखिए, ये भाव कि माँ के प्रति हमारा समर्पण है, देश को हम माँ समझते हैं। और आप देखिए माधुरी जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ से बड़ा ओहदा किसी को नहीं प्राप्त है। माँ पहला गुरु होती है, माँ ही आपकी रचनाकार होती है, माँ ही आपकी शिल्पकार होती है। उस रूप में देश को देखना। और आप देखिए, शस्य श्यामलाम मातरम, कितने अच्छे शब्दों का उपयोग। माधुरी जी, आज भी अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जो सनातन धर्मवासी, आजकल मैं दक्षिण भारत में हूँ, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके जो पौरोहित्य के जो कृत्य होते हैं, पूजा होती है, पाठ होती है, विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें संस्कृत का उपयोग होता है। और इस मामले में सनातन धर्म के सूत्र
पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं, एकजुट हैं। वो एकजुट करने वाली संस्कृति के लिए एक संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा कहते थे, देववाणी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप कर्नाटक में चले जाएं, तमिलनाडु में, केरल में, कश्मीर में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, हर जगह जब आपके सांस्कृतिक कृत्य होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, तो उसमें संस्कृत है और हमारे देश की संस्कृति है, और उसी में निबद्ध है ये वंदे मातरम। और उसकी एक एक पंक्तियां, एक एक शब्द बिल्कुल भाव से भरे हुए हैं, माधुरी जी। और आज 150 वर्ष पर याद करके हम वास्तव में कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, कि उन्होंने ये रचना गुलामी के समय में की और लोगों को वो जोश दिया, वो जज्बा दिया कि देश जो हमारी माता है वो किस तरह से गुलामी के जंजीरों में है, उससे हमें मुक्त कराना है। जी डॉक्टर संजीव मिश्रा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज भी कई तरह के साहित्य हम देखते हैं, लेकिन क्या आज के साहित्य में वो बात है जो उस समय पर हुआ करती थी, जो हमने वंदे मातरम में देखी थी? देखिए, साहित्य का अपना दौर होता है हमेशा से। वंदे मातरम को सिर्फ साहित्य से ऊपर उठ के ये जज्बा प्रदर्शित करने वाला गीत रहा है। आप सोचो कि जब अभी बीबीसी ने एक सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सर्वे हुआ, तो 7,000 गीत पूरी दुनिया में सेलेक्ट किए गए और कहा गया कि इनमें से टॉप 10 सुनने हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि वंदे मातरम उसमें दूसरे नंबर पे था, टॉप 2 पे था। तो आप सोच रहे पूरी दुनिया में कितने वर्षों से साहित्य लिखा जा रहा है, कितने कितने लोग लिख रहे हैं, उसके बाद भी वंदे मातरम की जगह कोई नहीं ले पाया है। तो ये पूरी यात्रा है, वंदे मातरम की गीत की अपनी एक यात्रा रही है। उस यात्रा में चुनौतियों के बाद, आप देखिए ना, इस गीत को छोटा कर दिया गया, सुविधा के अनुसार 65 सेकंड में पढ़ने के लिए 8 लाइनों में समेट दिया गया, थोड़ा कम कर दिया गया, पूरा गीत बहुत बड़ा लिखा गया था। इसके बावजूद इसके औचित्य को, इसकी पूरी यात्रा की इसकी उपादेयता को कोई चुनौती नहीं दे पाया। और आज भी कोई बड़ी लड़ाई होती है, वंदे मातरम के बिना नहीं होती। जितने आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन हुआ, वंदे मातरम। अभी जो संघ के 100 वर्षों की प्रभात फेरियों की बात की दीक्षित जी ने, वहां भी वंदे मातरम। ठीक है, बिहार में इतना बड़ा तीसरा मोर्चे की लड़ाई लड़ रही, वहां भी वंदे मातरम। तो इस देश की नब्ज को पकड़ने के लिए जो सबसे आसान नारा है वो वंदे मातरम है, ये समझना होगा। इसलिए वंदे मातरम की स्वीकार्यता को कोई चुनौती, और वंदे मातरम को लेके कोई ये कहे कि मेरा टेंडर है इस गीत पर, वो भी गलत है। ये इस देश की जनता ने बहुत बार साबित किया है। जो लोग वंदे मातरम पर अपना दावा करते थे, जो अपना टेंडर समझते थे, उनको हराया है दिल्ली में, और दूसरे वंदे मातरम वालों को जिताया है। ये भी दिल्ली, इस देश की जनता ने किया है, क्योंकि उनके लिए वंदे मातरम आत्मा की बात है, किसी व्यक्ति, किसी दल, किसी विचारधारा की बात नहीं है। तो वंदे मातरम साहित्य की दृष्टि से भी देखा जाए, स्वीकार्यता की दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक चेतना की दृष्टि से देखा जाए, तो वंदे मातरम हर तरह से एक वैशिष्ट्य लिए हुए है, और वो वैशिष्ट्य निश्चित रूप से इसे बाकी गीतों से, बाकी नारों से अलग बनाता है। जी बात है संजीव जी, क्योंकि आज के समय पर हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्य आते हैं। आपने सही कहा कि साहित्य का भी अपना दौर होता है और उसी हिसाब से बदलाव हम देखते हैं। डॉक्टर इंदुकांत, क्योंकि उस समय पर इस गीत ने जोड़ा था, देश को एकजुट करने की जो एक भूमिका थी वो निभाई थी, लेकिन आप आज समझते हैं कि आज भी जब ये गीत बजता है तो उसी तरीके से एक भावना, एक जोश अंदर जगता है। बिल्कुल, देखिए उसकी पंक्तियां आप देखिए, उन पंक्तियों को आप समझिए, आप किस तरह से लोगों को उनकी शक्ति का अवबोध इसमें कराया गया था। जैसे मैं उनकी 4 पंक्तियां कोट करता हूं। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति। तो ये जो था, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम। ये देखिए, ये शब्द ही नहीं है, ये तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इन शब्दों में आप देखिए कि एक एक शब्द भाव से परिपूर्ण है, और एक एक शब्द लोगों के हृदय को छू लेने वाले हैं। एक एक शब्द आपको आत्मोत्सर्ग के लिए कहते हैं प्रमोट करने वाले, इनकरेज करने वाले, उत्साहित करने वाले हैं। एक एक शब्द आपको माँ धरती के लिए समर्पण का भाव सिखाने वाले हैं।
इस ढंग के जो आप देखिए राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत होते हैं, वो देश से, समाज से, व्यक्ति से और देश के प्रति समर्पण से जोड़ते हैं। आज देखिए लोग अपने प्रति निहित स्वार्थ से बिल्कुल बंध गए हैं। आईटी सेक्टर में जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि कितना पैसा मिलेगा। हमें एक अच्छा मकान चाहिए, क्यों चाहिए? अपने आराम तलबी के लिए। हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए, किस लिए चाहिए? अपने सुख के लिए। देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या करना है, ये एक बड़ा सूत्र मिसिंग सा हो गया समाज में। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम जैसे जो साहित्यिक और देश के लिए समर्पित रचनाएं हैं, उनसे हमें कट ऑफ कर दिया गया। आप देखिए बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बहुत से आधिकारिक कार्यक्रमों में भी इसके गायन को लेकर के विवाद होते हैं। बहुत से राजनीतिक दल है कि इसको अवॉइड करते हैं। मैं तो उन राजनीतिक दलों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, पूरी जो इसको दिल से लगाए हैं, खासतौर से संघ के लोग, भाजपा के लोग। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की तो बात होनी चाहिए। वो दौर पश्चिम बंगाल का अगर देखें तो वो दौर क्या था और अब का दौर क्या है? देखिए माधुरी जी, यही तो बड़ी बात है। हाँ। कि जहां से आजादी का बिगुल फूंका गया, जहां के लोग, बंगाल के लोगों में क्रांति उनके खून में, उनके जीन्स में कूट कूट के भरी हुई, जहां से ऐसी रचनाएं सामने आई। इवन हमारा जो राष्ट्रगान स्वीकृत हुआ, जनगण मन, उसके भी रचयिता बंगाल के ही। तो क्रांति के जो बिगुल बजते थे, उसकी कनेक्टिविटी, कनेक्शन कहीं ना कहीं बंगाल से होता था। लेकिन आज उस बंगाल को ही जिस तरह से वहां की संस्कृति को, आपने देखा बांग्लादेश इसी बंगाल का हिस्सा था, वहां कैसे इस संस्कृति को रौंदने की कोशिश की गई। ऐसा करने की हिम्मत, ऐसा हिमाकत करने की हिम्मत लोगों की कैसे हुई? क्योंकि हमारी इस संस्कृति के मूल से हमको कट ऑफ करने की कोशिश की गई। लेकिन ये भारतीय संस्कृति का ये सातत्य है, इसका सनातन का जो एक शाश्वतता है, उसके चलते इसको लोग काट नहीं पाए। जरूरत, आवश्यकता इस बात की माधुरी जी कि इसको पुनर्जीवित किया जाए और स्कूलों में, कॉलेजों में सिर्फ एक वर्ग नहीं, सभी लोगों को इससे जोड़ करके और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, डॉक्टर मलखान सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं और आज की बात कर रहे हैं, तो आपसे तो सवाल पूछना बनता ही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम गीत की अगर हम बात करें तो क्या आज के समय पर जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उन्हें उसी तरीके से उसका भावनात्मक अर्थ, उसका इतिहास पढ़ाया जाता है जैसे आजादी के समय पर पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था? बेशक, पहली बात तो ये कि सरकार के इस कदम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और ये जिम्मेदारी भी है, प्रत्येक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने सांस्कृतिक धरोहरों को, खास तौर से ऊर्जा देने वाले, सकारात्मक दिशा देने वाले, मातृभूमि के प्रति भावना जगाने वाले प्रत्येक कदमों को प्रोत्साहित करे, उसका एक सांस्कृतिक वातावरण बनाए और इतिहास से जोड़े। इतिहास में दृष्टि देता है। इतिहास सिर्फ आख्यान नहीं है, तथ्यपरक चीजों का पुलिंदा नहीं है। इतिहास में दृष्टि देता है, इतिहास में भावना देता है, इतिहास में समर्पण करना और कार्य करना सिखाता है। आज हम जब एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से जटिल और कठिन स्थितियों में हम अंग्रेजों से लड़ करके एक नया देश बनाए, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल करके इस देश को प्रगति की ओर आगे ले जाएं। अब इसको भीतर से सशक्त बनाएं, अपनी कुरित तो अपने मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति, अपने धरती के प्रति अगर हमारे अंदर आदर होगा, भावना होगी, तो निश्चित है कि हम इसे आगे की ओर ले जाएंगे। तो सरकार के इस कदम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और इसमें कोई पार्टी वाइज भेद नहीं है। ये किसी एक दल का उत्सव नहीं है, यह राष्ट्र का उत्सव है।
ये राष्ट्र का सांस्कृतिक उत्सव है। यह अपने ऐतिहासिक विरासत की ओर लौटने का और उसके माध्यम से नए भारत के निर्माण की दिशा और दृष्टि तय करने का अवसर है। और मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, सभी को इसमें सहभागिता करना चाहिए, सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को आपत्ति होगी। बड़ा आश्चर्य है कि जो वंदे मातरम कांग्रेस का मुख्य नारा था और आजादी के आंदोलन का मुख्य नारा था, कांग्रेस कैसे इसमें चुप्पी साधे हुए। इस आंदोलन में कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए सरकार का, बल्कि अगर सरकार नहीं करती इस तरह का उत्सव तो कांग्रेस को मांग करना चाहिए था कि इतिहास के उन क्षणों को, उन विरासतों को याद करे सरकार, जिसके माध्यम से जनता जागरूक हो और अच्छा काम कर सके। तो इस प्रकार से मुझे लगता है, अभी भी हम देखते हैं कुछ वर्गों में, हमने पहले भी देखा है कि वंदे मातरम गीत को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद होता रहा है। अगर आप शिक्षा जगत से हैं क्योंकि, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, इस बहस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये इसके कारण अज्ञानता है। जिस भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होगा, जिस भी व्यक्ति को अपने देश को आगे ले जाने की जिसके अंदर भावना होगी, तो वह निश्चित रूप से अपने देश की उन विरासतों को, उन नारों को, उन साहित्य की कृतियों को, उन गूंजों को सम्मान देगा, जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे हमारी भावना और प्रबल होती है, मजबूत होती है, और मातृभूमि के प्रति समर्पण के साथ, कर्तव्य भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को इस पे कोई आपत्ति नहीं है। जिनको भी आपत्ति वो अज्ञानी है, नासमझ है। जिसको भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम है वो निश्चित है इसका स्वागत करेगा, क्योंकि ये वंदे मातरम एक गीत नहीं है। इसके माध्यम से आप उन हजारों लाखों शहीदों को याद कर रहे हैं, उन कदमों को याद कर रहे हैं जिसके कारण भारत माता गुलामी के जंजीरों से मुक्त हुई है। तो ये एक बड़ा स्वर है, बड़ा नारा है, जिसे हम आज याद कर रहे हैं। इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है एक प्रकार से, जिसके माध्यम से हम अपने नए राष्ट्र के लिए ताकत जुटा रहे हैं, नए निर्माण के लिए, नए सृजन के लिए हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं इस तरह के उत्सवों के माध्यम से। तो स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल। इतिहास को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतिहास में अगर हम जाएं तो जो आज के समय पर हम पढ़ते हैं तो आजादी को किस तरीके से पाया है, किस तरीके से एकजुट हुए हैं, वो आज भी आंखें नम कर देती हैं। डॉक्टर संजीव, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साहित्य का अपना एक महत्व होता है, गीत का अपना एक महत्व होता है, लेकिन वंदे मातरम की बात की जाए तो वंदे मातरम को एक गीत के तौर पर याद रखना चाहिए कि उस समय पर एक गीत आया जिसने एक सभी को एकजुट करने की कोशिश की गई, या फिर इस तौर पर याद रखें कि सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक है वंदे मातरम? हाँ, वंदे मातरम एक गीत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वंदे मातरम को सिर्फ गीत नहीं कहा जा सकता। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का पर्यायवाची है। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का ध्वजवाहक है। वंदे मातरम बिल्कुल वैसे ही है जैसे रामचरित मानस लिख के तुलसी तुलसी हो गए। जैसे घर घर रामचरित मानस के साथ प्लस पॉइंट क्या है? रामायण भी तो लिखी गई, लेकिन आप बताइए जितनी चौपाइयां लोगों को मानस की याद है, क्या उतने रामायण के श्लोक याद है वाल्मीकि रामायण के? क्योंकि मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण था। तो कई बार मूल से आगे बढ़ जाता है जो लोक को स्वीकार होता है, जो लोक को के साथ को अंगीकार करता है लोग जिसे। इसी तरह से वंदे मातरम अब किसी गीत से ऊपर उठ के वो एक इस देश की सांस्कृतिक एकता का ध्वजवाहक है। अभी बहुत बढ़िया बात दीक्षित जी कह रहे थे, बंगाल से जो चीज निकल के आई वो बेसिकली बंगाल से नहीं निकली थी। मेरा अपना मानना है वो भारत से निकली थी। ठीक है, भारत में बंगाल भी है, भारत में गुजरात भी है, भारत में जम्मू भी है, भारत में कश्मीर भी है, भारत में उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। लेकिन जो ये वंदे मातरम ऐसा मंत्र निकला जो पहली दफा भारतीय मंत्र था, जहां कोई प्रिवी प्रिंसेस नहीं थे, जहां कोई भेदभाव नहीं था। जब आजादी की लड़ाई के दो बड़े केंद्र है, कोलकाता और कानपुर, शुरुआत में, बाद में तो बहुत सारे केंद्रों की बातें होती है, लेकिन सबसे शुरुआत में भगत सिंह से लेके, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, बटुकेश्वर दत्त से लेके सारे लोगों के लिए कानपुर एक अलग सेंटर बनता था जहां पर वो आके रुकते थे, शरण लेते थे, काम करते थे। उसके बाद फिर कलकत्ता, दो बड़े केंद्र हुआ करते थे। इन दोनों केंद्रों में जो सबसे स्वीकार्य चीज थी वो था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम केवल मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि भाई वंदे मातरम किसी एक विचारधारा के लिए क्यों हम छोड़ देते कि उनका है।
ये अच्छी बात है कि उनके पास कुछ दूसरा नहीं इसलिए वो उसको लेके घूम रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी तो ले रहे हैं जो उनके कट्टर विरोधी हैं। अभी प्रशांत किशोर का पूरा बिहार का चुनाव वंदे मातरम के इर्द गिर्द है। दिल्ली में सब लोग जानते हैं, डॉक्टर मलखान सिंह तो जेएनयू में है, तो निश्चित रूप से दिल्ली में कौन व्यक्ति कैसा निकला, पार्टी कैसी निकली, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन जो विरोध का स्वर था वो वंदे मातरम था। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल ने विरोध का, चूंकि पॉलिटिकल बात कर नहीं रहा था लेकिन बातें शुरू हुई हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने जो विरोध का स्वर दिया वो वंदे मातरम का स्वर दिया। पंजाब में आम आदमी जो स्वर उठे वो वंदे मातरम, जहां आतंकवाद का इतना झगड़ा था उस झगड़े को खत्म करके एकजुटता का स्वर आया वो वंदे मातरम से आया। ठीक है, केरल में वंदे मातरम को लेके सवाल नहीं खड़े किए जा सकते जहां पर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मणिपुर में वंदे मातरम पे सवाल नहीं खड़े हो रहे जहां डिमांड हो रही कि प्रधानमंत्री जाए इसके बावजूद। तो वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जो स्वीकार्य है, सर्व स्वीकार्य है और जिसको किसी पॉलिटिकल दर्शन से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये अब मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं कि संघ परिवार हो, आम आदमी पार्टी हो, प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस हो, इन सब के लिए वंदे मातरम के साथ चलना मजबूरी है। मैं डॉक्टर मलखान सिंह से की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का मौन अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है उसका वजह यही है कि वो कांग्रेस तो अब रही नहीं ना, तो कांग्रेस आई बनी थी, उसके बाद ये नेशनल कांग्रेस दोबारा फर्जी नाम रख लिया गया, हो सकता है ये बात हो। इसलिए उस कांग्रेस से इस कांग्रेस को जोड़ना, डॉक्टर मलखान सिंह चूंकि प्रोफेसर हैं ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे इस बात को। हाँ, मेरा अपना मानना है इस पूरे मसले में कि किसी आइडियोलॉजी से वंदे मातरम को प्लीज मत जोड़िए थोड़ी खुशी के लिए कि भाई हम चलो अपने खुश हो जाएं कि भाई नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, वो भी 150 साल मना रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी हम और कैसे ये तो मान लें कि अच्छी दूसरा चीज है प्रधानमंत्री कि होता तो जो नहीं मना इतिहास रहा में होता। जिसने देश को एक किया, आजादी दिलाई, उसका उत्सव तो मनाना चाहिए। आज भी नहीं, आने वाले समय भी मनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से हमने ये आजादी पाई है और आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, क्योंकि इतिहास की हम बात कर रहे हैं, वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं, ये गीत पश्चिम बंगाल से निकला है। एक तरफ अंग्रेज इस गीत से डर गए थे और इस गीत ने एक अलग ही अलख चलाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो अलख नहीं दिखाई थी। पश्चिम बंगाल में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर से 4 पंक्तियां कोट करूंगा इस वंदे मातरम से ही। देखिए, वो बांग्ला में ही और संस्कृत से मिला जुला हुआ है। कोटि कोटि कंठ कलक कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजई धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले, के बोले माँ तुमी अबले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। देखिए, इसमें एक पंक्ति है, के बोले माँ तुमी अबले। कौन बोलता है कि माँ तुम अबला हो, तुम कमजोर हो, तुम तो सर्वशक्ति धारिणी हो, बहुबल धारिणीम नमामि मातरम तारिणीम। अर्थात हमारा विश्वास है कि हमारी धरती माँ, हमारी मातृभूमि इतनी शक्तिशाली है, वो उसको अबला कहना हमारी अपनी कमी है, हमारी कम समझ है। तो इस लड़ाई को जो जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में बल दिया था इस गान ने, मेरा विश्वास है माधुरी जी कि पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर वर्तमान शासन व्यवस्था में इसका तिरस्कार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जब लोगों में जोश भरना होगा, लोगों में अपने देश, अपनी संस्कृति को फिर से मजबूत करने की बात जगानी होगी, तो जैसा कह रहे थे मिश्रा साहब, फिर वंदे मातरम की अलख रग रग में, लोगों के एक एक कण कण में, एक एक गांव गांव में जगानी होगी। तभी जो ये पंक्ति बंकिम चंद्र जी ने कहा था कि बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम, जो रक्षा करे उसको तारिणी कहते हैं, रिपुदल वारिणीम मातरम, वो माँ हमारी तभी रक्षा करेंगी। और फिर से चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, देश एक सूत्र में एक साथ मिल कर करके बिल्कुल डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, क्योंकि ऐसे गीत आज भी बनने चाहिए। और उस समय पर हम एकता की बात कर रहे थे कि हमें एक रहना है, और आज के समय पर भी हमें वही याद रखने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हमें एक रहना है। कोई भी बाहर का देश हो, बाहर का इंसान हो, वो अलग करने की कोशिश ना करे। तभी आज भी जब ये गीत बजता है तो एक अलग ही जोश नजर आता है। चाहे वो हम आजादी के दिन
की बात कर ले या फिर जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन की बात कर ले। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।